तो आइए शुरुआत करते हैं आज हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। आज हम देखेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं थी तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने के पीछे क्या वजह थी, क्यों ब्रिटिश सरकार ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया था। जहां तक हम जानते हैं कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद आया था 1781 का संशोधन अधिनियम। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित पहला अधिनियम था। यह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। और दूसरा जो आया था 1781 का संशोधन अधिनियम, वह 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए ही पारित किया गया था। उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट थी, इसमें दो बातें कही गई थी। पहला ये कि जो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र है वह अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। और दूसरी बात कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट थी, यह लागू करने की जो ये पिट्स इंडिया एक्ट थी, इसे लागू करने के पीछे क्या वजह थी, हम इस बात को जानते हैं। ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की डर थी कि अगर कंपनी भारत में अपनी शक्तियों का विस्तार अच्छे तरीके से कर लेता है तो आगे जाकर के ब्रिटिश सत्ता के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकती है। क्यों चुनौती खड़ी कर सकती है? क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस बात से कहीं न कहीं अवगत थी कि भारत जैसे देश में अगर कंपनी अपनी शक्तियों का विस्तार कर लेती है तो कहीं न कहीं वो आगे जाकर के क्या करेगी, ब्रिटिश सरकार का ही विरोध करेगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अगर बाद में ऐसा होगा तो इससे पहले हम कंपनी को नियंत्रण कर लेते हैं। तो इसलिए कंपनी को नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट उन्होंने लाया। पिट्स इंडिया एक्ट में उन्होंने क्या किया, कंपनी को दो भागों में बांटा गया। कंपनी को दो भागों में बांटा इसलिए गया कि अगर आप कोई मजबूत चीज को दो भाग में बांट देते हैं तो वह एक तरीके से कमजोर हो जाता है। तो कंपनी ने भी यही किया। कंपनी ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कंपनी के जो प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र थे इन दोनों को अलग अलग बांट दिया कि भैया कंपनी के व्यापारिक कार्य कोई और संभालेंगे और वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्य कोई और संभालेंगे। और दूसरी बात ये कि जब भारत में कंपनी ने अपने कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया है, जो ब्रिटिश कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब वो ब्रिटिश का हो गया। जो हमने यहाँ पे लिखी है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी कि कंपनी जो अपनी शक्तियों का विस्तार पहले की भी थी, अब वो शक्ति किसका हो गया, ब्रिटिश सरकार का हो गया। जिससे क्या हुआ कि कंपनी पे पूर्ण नियंत्रण धीरे धीरे हो गया। ठीक है, देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो हमने कह दिया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को द्वैत शासन व्यवस्था का प्रारंभ इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया था, एक व्यापारिक और एक दूसरा प्रशासनिक। और ये तो हमने बता ही दिया आपको कि भारत में कंपनी की जो अधीन क्षेत्र थे वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया गया और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। व्यापारिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जो व्यापारिक कार्य को संभालेगी तो कोई ना कोई कमिटी परिषद तो होगी। तो एक परिषद थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक कार्य को संभाल रही थी, जिसमें 26 सदस्य थे और एक था प्रशासनिक कार्य को संभालने के लिए एक गठन किया गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसमें 6 सदस्य थी। ऐसी एक कमिटी का गठन किया गया। ठीक है, यही है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो थी इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो भैया जो भारत में जो भी अधीन क्षेत्र है कंपनी का वो ब्रिटिश सरकार का हो गया, इसलिए यह महत्वपूर्ण भी थी। और दूसरी बात थी ये
कि कंपनी पे अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। धीरे धीरे ये क्या करेगा, कंपनी के जो अधिकार हैं धीरे धीरे कम करते जाएगा और एक समय आएगा कि कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा और ब्रिटिश सरकार का सीधा सीधा राज यहाँ पे चलेगा। तो अब हम देखेंगे 1786 का अधिनियम क्या था। 1784 के बाद आता है 1786 का अधिनियम। ठीक है, दबा दिया। चलिए देखते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने पद को स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। पहला ये कि अगर विशेष कोई मामला हो, विशेष परिस्थिति हो, उसमें मैं अपने काउंसिल के निर्णयों को ना कह सकूं। और दूसरी बात यह थी कि जिसे सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ का भी पद नाम दिया जाए। 1786 का अधिनियम क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने पद को स्वीकार करने के लिए दो शर्तें मांगी थी। क्या क्या शर्तें मांगी थी? दो शर्तें मांगी थी। पहला क्या था कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में उसे अपने काउंसिल के निर्णय को ना मानने का अधिकार हो। ठीक है। और दूसरी बात कि उसे कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति का भी पद मिलना चाहिए। कोई खास अधिनियम नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहना था कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, विशेष मामला हो, तो मैं अपने काउंसिल को ये बताऊं कि मैं ही सुप्रीम हूं और मैं आपके निर्णय को नहीं मानूंगा। मतलब कोई सुप्रीम है तो अपने मतलब पद का किस तरीके से, मतलब उसे अपना पद है तो इस पद के लिए उसे कुछ ना कुछ शक्तियां दी गई थी, तो अपने शक्तियों का दिखावा कैसे करता। तो इसलिए उन्होंने एक ये मांग ली, शर्तें मांगी कि भैया अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति में मैं अपने काउंसिल के निर्णय को ना कहे। कोई विशेष परिस्थिति आई, काउंसिल का मीटिंग हुआ और मीटिंग में जो निर्णय आया था काउंसिल की तरफ से, मैं कहूँगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम 1786 के बाद चलेंगे 1793 का चार्टर। ठीक है, अगर ये 1793 का चार्टर अधिनियम को हम आगे देखेंगे। चलिए